नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जिक्र लोटियंस की दिल्ली का होना था, लेकिन आज जिक्र गालिब की गलियों का करना ही पड़ेगा। सुनिए और शुरुआत यहीं से। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जी, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो आइए गालिब के मिजाज में जरा इस पर्दादारी को भी देख लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान में गरीबों और असमानता के बीच रईसी और घपले घोटाले का जिक्र सियासत कर चली है, उसमें काहे के गालिब और काहे की पर्दादारी। ये अंदाज हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से रचा गया, इसकी बिसात बिस्ती चली गई, कोई प्यादा कोई शहमाद का खेल। आइए आज इतिहास के पन्नों को भी टटोले और मौजूदा वक्त में नेहरू गांधी परिवार के चौथी पीढ़ी को भी समझे और प्रधानमंत्री मोदी को भी देखें। 6 महीने में 9 बार मोदी जी को पैसा दिया गया। अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते तो वो भी ऐसे करते। मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता सर। ये सहारा वाला, ये बिरला वाला, अच्छी तरह देख लो। नरेंद्र मोदी जी, आप इन कागजों को देख लीजिए। अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। टकराव का ये अंदाज कोई नया नहीं है। जब प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नेता ताल ठोक दे और प्रधानमंत्री भी अपने खिलाफ बोलने वाले नेता पर फप्तियां कसे, और ऐसे टकराव भारतीय राजनीति में सत्ता तो पलट देते हैं, लेकिन मुद्दे सत्ता पलटने के बाद भी जस के तस ही रहते हैं। इसीलिए करप्शन के कटघरे में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा कर रहे हैं, तो समझना होगा कि करप्शन के कटघरे में राहुल गांधी को खड़ा करना प्रधानमंत्री मोदी के लिए हमेशा कहीं ज्यादा आसान भी होगा। और इतिहास के पन्नों को पलटे तो करप्शन और प्रधानमंत्री की रईसी पर सवाल कोई आज की बात नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही उठते रहे। ये अलग मसला है, हर बार नेहरू गांधी परिवार ही विपक्ष के निशाने पर रहा, और पहली बार गांधी परिवार विपक्ष में है और निशाने पर नेहरू गांधी परिवार से इतर कोई पीएम है, यानी नरेंद्र मोदी। तो जरा इतिहास भी देख लीजिए। राजीव गांधी के खिलाफ 1987-88 में वीपी सिंह बफोर्स घोटाले के कागज को जेब में रखकर निकले, सभा करते रहे और 2/3 से जीते राजीव गांधी की सत्ता पलट गई। 1974-75 में इंदिरा गांधी के करप्शन के खिलाफ जेपी ने विपक्ष के संघर्ष की कमान थामी, तो देश भर में घूम घूम कर सभा करते जेपी के भय से इमरजेंसी तक लग गई। लेकिन चुनाव हुए तो देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा की कुर्सी खिसक गई। 1961-62 में जब राम मनोहर लोहिया ने तब के प्रधानमंत्री नेहरू की रईसी और 27 करोड़ देशवासियों की बदहाली की कहानी सड़क से संसद तक कहनी शुरू की, तो गैर कांग्रेसवाद का नारा कुछ इस तरीके से बुलंद हुआ कि समूचा विपक्ष एक छतरी तले आ गया और विपक्ष की राजनीति का चेहरा कहीं ज्यादा खिल के उठा। यानी मौजूदा दौर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर नेहरू गांधी परिवार का कोई शख्स नहीं बैठा, बल्कि बीजेपी सत्ता में है। और जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और फिर बीजेपी के जरिए जो पार्टी नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के दौर में करप्शन को मुद्दा बनाती रही कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है। पहली बार राहुल गांधी ने विपक्ष में रहते हुए उसी अंदाज को पकड़ा है जिस अंदाज को विपक्ष ने हमेशा पकड़ा। और 2.5 बरस पहले लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी क्या कहते थे करप्शन पर, और करप्शन कैसे मुद्दा होता था, और हर सत्ता करप्शन के मुद्दे को ही कैसे उठाती है, उस वक्त और इस वक्त जरा यह भी देख लें। दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदुस्तान इतने गहरे गड्ढे में पड़ा है उसको बाहर निकालने की ताकत रखे। नरेंद्र मोदी जी ने माल्या को 1200 करोड़ रुपए की टॉफी खिलाई। तो करप्शन के दलदल में क्या हर सत्ता को डूबना ही है? और विपक्ष अगर करप्शन को सत्ता के खिलाफ मुद्दा बनाए तो फिर जनमानस पर इसका असर पड़ना ही है। ये दोनों ऐसे सवाल हैं जो हर सत्ता के दौर में सत्ता बदलने के अलावे कुछ नहीं देखते।
यानी मुद्दे जस के तस ही रह जाते हैं, जनता परेशान रह जाती है और चुनावी जीत हार में ही लोकतंत्र की जीत मान ली जाती है। क्योंकि 1962 में लोहिया नेहरू पर प्रतिदिन 25,000 रुपए खर्च का आरोप लगाते थे। 2016 में राहुल गांधी मोदी पर सूट बूट की सरकार का आरोप लगाते हैं। नेहरू के दौर में सवाल 27 करोड़ गरीब हिंदुस्तान का था, मोदी के दौर में सवाल 80 करोड़ गरीब हिंदुस्तान का। और इस पूरे दौर में घोटालों के जरिए हर सत्ता ने देश को चूना ही लगाया। रकम जोड़ दीजिएगा तो घोटालों की रकम 50 करोड़ अरब भी पार कर जाएगी। तो फिर राजनीतिक टकराव के इस रास्ते का मतलब होता क्या है? आइए आगे देखते हैं। जब सियासत जिक्र गरीबों का करने लगे तो यकीन जानिए गरीबों के लिए राहत नहीं आफत आने वाली है। और शायद यही पर्दादारी का एक दूसरा सबब भी है। इस बात का जिक्र क्यों, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा। तो देश का सच यह है कि बुनियादी जरूरतें पूरा करने लायक कैश के लिए करोड़ों लोग बैंक की कतार में हैं और कैश है ही नहीं। और है कितना और कब मिलेगा यह भी कोई बताने वाला नहीं। प्रधानमंत्री रैलियों में, यूनिवर्सिटियों में खूब बोल रहे हैं और दूसरी तरफ रैलियों में राहुल भी अपने तरीके से उन्हें कटघरे में खड़ा भी कर रहे हैं। लेकिन कैश नहीं, कैशलेस सोसाइटी की बात हो रही है। वित्त मंत्री डंके की चोट पर एक तरफ ये कहने से नहीं चक रहे रिजर्व बैंक के पास नकदी की कोई कमी नहीं, और रिजर्व बैंक दो टूक कह रहा है कैश है ही नहीं। करंट प्रिंटिंग को जोड़कर वो उस स्टॉक को मेंटेन करते रहे हैं और आज भी आरबीआई के पास मोर देन एडिक्वेट स्टॉक है। कल हमें कुल 10 लाख रुपए मिला था, आज के लिए कोई मिलना नहीं है। उन्होंने आरबीआई ने साफ मना कर दिया है, कल भी कोई मिलने की संभावना नहीं है। तो 10 लाख रुपए 3 दिन तक आरबीआई पैसा नहीं देगा। हाँ, 3 दिन तक के लिए उन्होंने कहा, 2 से 3 दिन पैसे नहीं मिल पाएंगे। जी, दिल्ली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सुखदेव विहार ब्रांच के बाहर लगा ये नोटिस कह रहा है आरबीआई बैंक की शाखाओं को नई करेंसी नहीं देगा। त्योहार का मौसम है, नया फरमान है, तो जाहिर है लोग परेशान हैं, हैरान हैं। 4,000 से फालतू आज तक किसी को दिया ही नहीं। 24,000 कभी नहीं दिया। 24,000 कभी नहीं दिया। 4,000 के बाद 4,000 के ये लिस्ट दिखा दी है, बाकी 4,000 हम लोग लाइन में अभी लगे थे। हाँ जी, लाइन में लगे थे, बोल रहे 10 लाख रुपए जमा। अभी टाइम क्या हुआ? 12 बजे टैक्स पैसा खत्म हो गया। पैसे नहीं है, अब बताओ हम कहाँ से कर ले? हम रब जी के दर्शन करने जाने को आटा घर में नहीं, चीप किराए को पैसे नहीं, हम कहाँ से क्या करें? पेंट का काम करता हूँ, हमारे ठेकेदार ने चेक दिया था 4,000 रुपए का। हमें किराया भी देना है रूम का, पैसा मैं लौट चुका हूँ, एक बार लौट चुका हूँ। तो लोगों की मुश्किलें जो भी हो, लेकिन इन सब के बीच बैंक के बाहर खड़े लोगों को अगर ये नोटिस दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब आरबीआई कह रहा है कि दरअसल उसने इस तरीके का कोई संदेश दिया ही नहीं कि कैश का संकट है, तो कई सवाल फिर खड़े होते हैं। क्या सिस्टम के अंतर्विरोध अपने तरीके से नोटबंदी के दौर में कहीं ज्यादा मुश्किल होते चले जा रहे हैं? तो मुश्किल में पड़ी जनता है और जनता ने अपनी मुश्किलों के लिए ही रास्ता निकालने के लिए सरकार को चुना। और सरकार के भीतर से ही जब कई आवाजें आने लगी तो अब 4 सवाल बेहद अहम। पहला सवाल, क्या नोटबंदी से राहत का रास्ता सरकार के पास वाकई नहीं है? दूसरा सवाल, क्या रिजर्व बैंक अब तक सत्ता के दबाव में फैसले लेता रहा? तीसरा सवाल, क्या राजनीतिक सत्ता ही सारे संस्थानों को चलाती है? और चौथा सवाल, क्या 30 दिसंबर के बाद के हालात का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है? यह सब इसलिए क्योंकि कैश संकट है, या देश को डिजिटल बनाने की जिद है, या फिर राजनीतिक टकराव में सियासत का मजा लेने की स्थिति में हर राजनीतिक दल आ चुका है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ही जब करप्शन पर टिकी हो तो फिर जनता के राहत की बात तो होगी, लेकिन राहत का रास्ता किसी के पास नहीं होगा। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है? वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या इस दर्द को भुला दिया जाए जब महाराजगंज में बुधवार यानी कल ही बैंक खुलते ही लाइन में खड़े लोगों के बीच अंदर घुसने की ऐसी भगदड़ मची कि बुजुर्ग शब्बीर अली कुचले गए, उनकी जान चली गई।
और भगदड़ मच गई। चाचा जी हमारे उसी भगदड़ में गिर गए नीचे और उनके चोटें आ गई सर, और उसके बाद में उल्टी होने लगी और दर्द से कराहने लगे और मूर्छित हो गए थे। जान सिर्फ इनकी नहीं गई। फिरोजाबाद में महज 2000 रुपए कैश निकालने बैंक पहुंचे रामवीर सिंह की कतार में खड़े खड़े ऐसी तबीयत खराब हुई कि वो भरभरा कर गिर गए। मौत वहीं पर हो गई। यहाँ सिंडिकेट बैंक में 4 दिन से कैश बांटा ही नहीं गया और रामवीर सिंह रोज लगातार कैश के लिए खड़े रहते थे। एक रामवीर सिंह थे आलमपुर जारगी के लाइन में लगे रहे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल ले गए, वहां जाकर उनकी मौत हो गई। सत्ता उफ तो कहे, मौत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह नहीं, 30 का इंतजार भी हर कोई कर रहा है। लेकिन पर्देदारी सिर्फ लुटियंस की दिल्ली या गालिब के मोहल्ले तक सीमित नहीं है। इस दौर में एक और पर्देदारी है, जरा इसको देखिए। एक ऐसे उपराज्यपाल ने इतनी खामोशी से पद छोड़ दिया जिनके पद पर रहते हुए दिल्ली ही नहीं समूचे देश की नजरें और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में दिल्ली का मामला पहुंच गया। तो क्या नजीब जंग भारतीय राजनीति के एक ऐसे प्यादे बने जिनके जरिए दिल्ली के वजीर के साथ शहमात का खेल खेला जाता रहा, या फिर पहली बार उपराज्यपाल के हुनर और राजनीति की बिसात पर अदालतें भी बट गई और पहली बार हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार से ज्यादा ताकत दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट को सवाल करना पड़ा तब चुनी हुई सरकार का मतलब होता क्या है। और 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर जब 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो जंग ने इस बीच खामोशी से पद छोड़ना ही सही समझा, या फिर जंग के आसरे जो बिसात दिल्ली में बिछ जानी चाहिए थी वो बिछ नहीं पाई और झटके में आज खामोशी के बीच इस्तीफा दे दिया गया। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री नजीब जंग साहब ने आज अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को भेजा है और उन्होंने जो कारण बताए हैं उसमें मुख्यतः यही है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वक्त व्यतीत करना चाहते हैं और कुछ टीचिंग असाइनमेंट्स भी उनके पास हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बीच 36 के रिश्ते किसी से छुपे नहीं रहे? दिल्ली के हर उलझे मुद्दे पर केजरीवाल ने पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के होने का जिक्र बार बार किया। तमाम मुद्दों की फेहरिस्त भी देख लीजिए। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 9 केस सीबीआई के हवाले भी किए गए। 21 विधायकों को मंत्री का दर्जा देने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। दिल्ली सरकार की हर नियुक्ति पर सवाल उठे और ऐसी फेहरिस्त खासी लंबी है। लेकिन नजीब जंग राजनीतिक हुनर में माहिर नहीं और मिजाज बेहद शांत, पढ़ने लिखने वाले शख्स हैं। तो फिर जो सियासत दिल्ली में खेली जाने की आहट भी हुई वह सफल हो नहीं पाई। ऐसे में खामोशी से जंग का इस्तीफा इसलिए किसी के गले नहीं उतरता क्योंकि 3 दिन बाद ही छुट्टी के लिए चिट्ठी भी उपराज्यपाल ने गृह सचिव को लिख भेजी थी। लेकिन झटके में आज जिस खामोशी के बीच जंग के इस्तीफे की खबर आई उसने संकेत तो यही दिए कि नजीब जंग राजनीतिक हुनर की लड़ाई हार गए और दिल्ली का अगला उपराज्यपाल राजनीतिक हुनरमंद होगा। तो मानकर चलिए दिल्ली में अभी राजनीतिक जंग का इंटरवल हुआ है और अगले उपराज्यपाल के साथ जो जंग शुरू होगी उसमें फैसले ज्यादा होंगे, जंग कम होगी। सपोलिया, बैजल या शक्ति सिन्हा कौन होंगे अगले? इंतजार कीजिए इसके लिए। लेकिन पर्देदारी का जिक्र है तो फिर सुप्रीम कोर्ट 18 तारीख को दिल्ली सरकार को लेकर क्या फैसला सुनाती है, इंतजार उसका भी है। लेकिन उससे पहले 11 तारीख आएगी और 11 तारीख हिंदुस्तान की राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण हो चली है। 11 जनवरी, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण कौन सा तथ्य रखते हैं, अब हर किसी की नजरें उसी पर जा टिकी हैं। क्योंकि जिस कागज को केजरीवाल ने दिखाया, जिस कागज को राहुल गांधी हर रैली में पढ़ रहे हैं, वो दस्तावेज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपनी एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से 15 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट को सौंप कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के गठन की याचिका दे दी थी। सुपरवाइज करी हुई एक पूरी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि ये पेमेंट्स क्यों दिए गए, किस किस को दिए गए, इसके पीछे क्या कारण थे वगैरह वगैरह, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन कागजों को दबाया किसने।
तो क्या 11 जनवरी वाकई इतनी महत्वपूर्ण हो चली है, जहां सहारा डायरी के पन्नों को लेकर इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जो तर्क प्रशांत भूषण ने दिए, उसके बाद से राजनीतिक तौर पर रैलियों में अगर अब राहुल गांधी इसे मुद्दा बना चुके हैं, तो फिर देश की सियासत क्या नए तरीके से आहट ले रही है, या फिर हर नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही जा टिकी है जो 11 को आएगा? क्योंकि याद कीजिए 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही सहारा डायरी की जांच के लिए एसआईटी बनाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस जेएस खेर और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने उस वक्त कई सवाल उठाए थे। मसलन ये एंट्री किसने की, वो कंप्यूटर किसका था? कल कोई 100 लोगों को पैसा देने की एंट्री कंप्यूटर में कर दे तो क्या हम उन सब के खिलाफ जांच के आदेश दे देने चाहिए? और आप जो कह रहे हैं कि अगर हम उसे मान लें और कल कोई कह सकता है कि मैंने प्रधानमंत्री को इतने पैसे दिए, तो हम किसी के भी खिलाफ एक्शन लेने में बच नहीं रहे हैं। लेकिन गलत काम को सामने लाने के लिए आपके पास कुछ न कुछ प्रत्यक्ष सबूत तो होने ही चाहिए। हम सिर्फ इसलिए जांच के आदेश नहीं दे सकते क्योंकि आपने एक बड़े व्यक्ति का नाम लिया है। अगर हम किसी चीज पर कोई शक पैदा होता है तो ये अच्छी चीज है, लेकिन आपके शक से हम संतुष्ट नहीं हैं। आप हमें बेहतर सामग्री ला कर दीजिए, क्योंकि हम आपके शक से संतुष्ट नहीं हैं। हम सिर्फ इसलिए जांच के आदेश नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने बड़े आदमी का नाम लिया है। हालांकि उस वक्त प्रशांत भूषण ने दावा किया था कि वो अगली सुनवाई में ठोस सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उनको दस्तावेज पढ़े भी नहीं जा रहे थे पूरे ठीक से, क्योंकि हम लोगों ने तो ओरिजिनल दस्तावेज की फोटोकॉपीज लगा दी थी जो कि बहुत साफ नहीं थी। तो अब उसको टाइप कराकर हम लोग फाइल करेंगे। थोड़ा और जो हमारे पास एविडेंस उसके बाद आया है वो भी फाइल करेंगे। लेकिन 14 दिसंबर को प्रशांत भूषण सहारा डायरी मामले में कोई ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सके, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ जब 16 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की, तो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 16 दिसंबर को ये पहली बार हुआ जब प्रशांत भूषण ने जस्टिस केहर पर ही ये टिप्पणी कर दी। योर लॉर्डशिप, कोर्ट का अधिकारी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं इस बात की तरफ इशारा करूं कि आपको इस मामले की सुनवाई से हट जाना चाहिए, क्योंकि आपके चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति की फाइल केंद्र सरकार की कमेटी के पास है, जिसे प्रधानमंत्री हेड कर रहे हैं। इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस बात को संवैधानिक पद का अपमान मानते हुए प्रशांत भूषण को कड़े लफ्जों में भी कहा, आप देश की सबसे बड़ी कोर्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम किसी दबाव के आगे झुक जाएंगे? अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको उसे उठाना चाहिए। ये बेहद अनुचित है। आप उच्चतम न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमारी संवैधानिक कार्यशैली पर शक कर रहे हैं। यह अवमानना के बराबर है। हालांकि उसके बाद प्रशांत भूषण ने सफाई दी और कहा, मैं जजों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, ना ही उन्हें बदलने की मांग कर रहा हूं। अदालत का अधिकारी होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं कोर्ट से कहूं कि इस मामले की सुनवाई किसी और बेंच से करवाई जाए, या फिर सर्दियों की छुट्टियों के बाद दोबारा कोर्ट खुलने पर इस मामले पर सुनवाई हो। और उसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से राय पूछकर इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजकर स्पेशल बेंच की सुनवाई कराने के बदले छुट्टियों के बाद ही इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए टाल दी। जनवरी के महीने में इस पे अंतिम निर्णय आएगा। खामखा बीजेपी वाले और दूसरे लोग कोर्ट में हुई बातचीत को ऐसे पेश कर रहे हैं मानो कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया हो। लेकिन अब 11 जनवरी को सुनवाई होनी है, तो इस बीच में दो बड़ी स्थितियां तो हो चुकी हैं। एक तरफ जस्टिस खेर अब चीफ जस्टिस हो चुके होंगे, और दूसरी तरफ इस दौर में समूची राजनीति ही इन पन्नों पर आ टिकी है जिन पन्नों पर फैसला 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को देना है। तो इंतजार कीजिए 11 जनवरी का। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।